हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन डेवलपर्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में सोशल स्टडी का एक टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बता दिया था। अब मैं इसका पार्ट 2 आप लोगों को देने जा रही हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि कुछ वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जो मेन एक फ्रेंच वर्ड्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, जैसे टैक्स के नाम, बाकी सब चीज़ें, तो वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर आप लोगों को ये जानकारी वैल्यूएबल लगती है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और कोई भी इसके रिगार्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम लोग उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सुधार ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 2, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा। चलिए तो बात करते हैं लिवरे। कुछ फ्रेंच वर्ड्स में इसको मतलब कुछ फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन में लिब्रे कहते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, लिवर कहते हैं। तो जो भी आप लोगों को सूटेबल लगे आप लोग कहिए, वैसे लिवर मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो ये एक यूनिट थी, ये फ्रांस की जो करेंसी है, जैसे यहाँ की करेंसी है रुपीज़ चलते हैं, रुपीज़ हैं, नोट्स हैं, तो यहाँ की जो करेंसी है वहाँ की फ्रेंच की करेंसी थी जिसे लिवर कहते थे। ठीक है, फ्रेंच की करेंसी को उसकी जो यूनिट थी उसको लिवर कहते थे, और इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1794 में। ओके, लिवर थी फ्रेंच की करेंसी की एक यूनिट जिसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1784 में। तो ये एक आपका एक नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 पे आते हैं क्लर्जी। मैंने आप लोगों को बताया था जो फर्स्ट स्टेट में आते हैं वो होते हैं क्लर्जी। क्लर्जी में मेन क्या है, जो लोग चर्च में काम करते हैं, लाइक प्रीस्ट हो गए, वहाँ के फादर, ये सब जो भी मेन चर्च से रिलेटेड है वो सब है क्लर्जी। तो ये ग्रुप होता था पर्सन का जो कि स्पेशल फंक्शन इन्वेस्ट करते थे चर्च में। ओके, चर्च की लोग क्लर्जी, सिंपल भाषा में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आ गया। नेक्स्ट आपका आया टाइथ। तो टाइथ है आपका एक टैक्स। टाइथ है एक आपका टैक्स जो कि हम लोगों के जितना भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता था, जितनी भी पैदावार होती थी, खेती होती थी, उसका 1/10 1/10वां भाग जो क्लर्जी होते थे, जो चर्च थी, उससे लगाया जाता था। उसका 1/10 भाग जो हम लोगों के थर्ड स्टेट के लोग, क्योंकि सारे टैक्स तो थर्ड स्टेट के लोगों को पे करने पड़ते थे, इसलिए जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हें अपनी जितनी भी पैदावार होती थी, जितनी भी प्रोड्यूशन होती थी फसलों की, तो उसका 1/10 पार्ट उन लोगों को देना पड़ता था, क्लर्जीज को। ओके, समझ में आ गया टाइथ क्या था। अब आ जाते हैं हम लोग टाइली एक टैक्स था जो कि स्टेट को डायरेक्ट, जो कि थर्ड स्टेट के लोगों को, क्योंकि हम लोगों को इतना पता है, जब टैक्स की बात आएगी तो हम लोग देख लेंगे कि किसको पे करना पड़ता है, थर्ड स्टेट को, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के लिए तो टैक्स माफ़ी है, इसलिए तो थर्ड स्टेट के लोगों को पे करना पड़ेगा। और थर्ड स्टेट के लोगों को ही जो 2 टाइप के टैक्स पे करने पड़ते थे, एक तो टाइथ और एक टाइली। जो टाइथ था वो प्रोडक्शन पे था, जो एग्रीकल्चर होती थी उसमें जो जितना प्रोडक्शन होता था उसका 1/10 पार्ट जो है वो क्लर्जीज को, चर्च को देना पड़ता था। उसको कहते थे टाइथ। ठीक है, 1/10 भाग टाइथ एग्रीकल्चर का। और जो टाइली होता था वो डायरेक्टली स्टेट को देते थे। ये लोग टाइली डायरेक्टली स्टेट को देते थे। वो सारे मेंबर्स को, जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स हैं उनको सबको देना पड़ता था, वो जो टैक्स था वो सबको पे करना पड़ता था डायरेक्ट, और इसी को टाइली बोला जाता था। और ये जो था वो ऐसी टैक्स था जो कि रोज़मर्रा की चीज़ों पर इन लोगों को पे करना पड़ता, जैसे रोज़ के ज़िंदगी में उनके एवरीडे कंजम्पशन पे, जैसे टोबैको हो गया, और भी कई सारी चीज़ें हो गई, टोबैको, सॉल्ट, जो भी उनको रोज़मर्रा के लिए ज़रूरी पड़ता था, उसके लिए जो वो टैक्स पे करते थे वो हो जाएगा टाइली। अभी आगे एक्सरसाइजेज आएंगे, उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर होगा, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा।
फिर उसके बाद आता है सबसिस्टेंस क्राइसिस। ये क्या है सबसिस्टेंस क्राइसिस? तो ये है एक बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट, मतलब पूरा जितने भी लेवल्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा अपर मोस्ट लेवल पे ये सिचुएशन थी, जिसका बेसिक मीनिंग था कि जो हम लोग लाइफ्स हैं, जो हम लोग हमारा जीवन है, उनका अस्तित्व जो है वो खतरे में, इंडेंजर्ड, लाइवहुड आर इंडेंजर्ड। जितनी भी हमारी मतलब जीवन है जो हमारा, वो हम लोगों का जीवन का जो अस्तित्व है वो सब खतरे में आ रहा है। मतलब हम लोगों को अब कुछ करना पड़ेगा। इस क्राइसिस में लोग जागे और लोगों ने रेवोल्यूशन किया। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग। अब आपको ये तो मैं पिछली वीडियो में बता ही चुकी थी, गियोटीन या गिलोटीन, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो करो। तो ये गिलोटीन जो है वो एक डिवाइस है, मैंने पहले ही बताया था, एक डिवाइस होती थी जिसका पिक्चर भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1, तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप लोगों को जाके आप लोग देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसका, तो वो आप लोग देखिएगा। तो उसमें मैंने एक बाकायदा एक पिक्चर के साथ समझाया है गिलोटीन को। तो गिलोटीन बेसिकली, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, बेसिकली एक ये मशीन होती थी जो ह्यूमन डेथ, मतलब लोग पहले जब हैंग किए जाते तो उनकी जल्दी से, वो लोग तड़पते रहते थे, जल्दी से उनकी मौत नहीं होती। तो एक ह्यूमन डेथ देने के लिए, एक आसान मौत देने के लिए डॉक्टर गिलोटीन ने इसका आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था इसे। तो इसमें 2 पोल्स होते थे और एक ब्लेड लगा होता था। इसके नीचे, उस ब्लेड के जस्ट नीचे इंसान लेट जाता था और ये ब्लेड ऊपर से आती थी और उसका गर्दन कट जाती थी। तो ये मे भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग एनोनिमस। एनोनिमस क्या होता था? एनोनिमस एक, आपको ये तो इंग्लिश वर्ड है, ये सब पता होगा। जो लोग अननोन्स होते हैं, जिनके गुमनाम लोग, जिनका कोई नाम पता नहीं चलता, वो होते हैं एनोनिमस। ओके, अब आ जाते हैं, बात करते हैं शाटू। इसका प्रोनाउंसिएशन है शाटू या शाउटिक्स। जो इनके हाउसेस, जो राजा का रेजिडेंस होता था या फिर नोबिलिटीज़ का जो सामंत थे हमारे, उनका जो रेजिडेंस, उनका जो घर होता था, महल, घराना या फिर मेंशन, कुछ भी बोल सकते, वो होता था, उसे कहते थे शाटू। इनके हाउसेस होते थे शाटू। अब आ जाते हैं हम लोग मैनर। मैनर में जो हम लोग देखेंगे, ऐसी स्टेट कंसिस्ट करते थे जिसमें ज़मींदार होते थे, लैंडलॉर्ड्स। सॉरी, इसमें लैंड लिखना भूल गए हैं, टाइप होना, थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक्स तो हो ही जाती हैं। तो वही लैंडलॉर्ड्स, लैंड की लॉट्स होती थी सारी, और उनके मेंशंस होते थे, जो लॉर्ड्स, आई एम सॉरी, जो लॉर्ड्स होते थे उनकी लैंड होती थी, उनकी ज़मीन होती, ज़मींदारों की ज़मीन होती थी, और उनके मेंशंस होते थे। अब अगला देखते हैं कन्वेंट। कन्वेंट एक ऐसी सोसाइटी की, जो एक कम्युनिटी होती थी पूरी, जो कि जैसे मान लिया कि हमारी इधर अलग अलग कम्युनिटी बन जाती है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी अलग, मुस्लिम में भी 2-3 कम्युनिटी अलग मिलती है, जो अल्लाह को मानते हैं, नहीं मानते। हिंदूज़ में भी ऐसा होता है, कई सारी कम्युनिटी बन जाती हैं। कृष्ण जी की लोग जो कृष्ण जी को पूछते हैं उनकी अलग, जो शिव जी को पूछते हैं अलग, जो किसी को नहीं पूछते वो अलग। तो ऐसी एक कम्युनिटी होती है, एक ग्रुप होता है लोगों का। तो ऐसे लोगों का ग्रुप, कम्युनिटी, जो कि जिन्होंने अपनी पूरा जीवन, धार्मिक जीवन को समर्पित कर दिया हो, मतलब वो धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हो, ऐसी लोगों की कम्युनिटी से, जो कम्युनिटी को बिलोंग करती हुई एक बिल्डिंग थी, एक उनका हाउस था अलग से, एक बिल्डिंग थी अलग से, जिसको कन्वेंट कहते थे, कॉन्वेंट, कन्वेंट। ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता था? ये एक न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी कन्वेंशन। जैसे कि हम लोगों ने वो रेवोल्यूशन लाने के लिए, या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, या फिर किसी का विरोध करने के लिए ये अलग अलग पार्टीज़ बनाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी कई सारी पार्टी बनी, स्वराज दल पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी, ऐसी वहाँ पर भी पार्टीज़ बनती रही। तो सबसे पहले नेशनल पार्टी बनी थी कुछ, तो ऐसी एक न्यू इलेक्टेड असेंबली थी वो कन्वेंशन उनकी, उन्होंने एक असेंबली इलेक्ट की, जिसे कन्वेंशन कहा गया। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग ट्रीज़न। ट्रीज़न का मतलब था एक एक कंट्री है और उसका पूरा गवर्नमेंट्स जो भी संभालती है, गवर्नमेंट है जो एक कंट्री को
एक डायरेक्शन देती है कि किस डायरेक्शन में कौन सा क्या काम, बेसिकली एक गवर्नमेंट मान सकते हैं उसको। तो ट्रीजन जो है वो गवर्नमेंट है फ्रांस की। ओके, अब आ जाते हैं नीग्रोज। तो नीग्रोज, ये सब सुना होगा, नीग्रो नाम तो सबने सुना होगा शायद। तो जो अफ्रीकन लोग होते हैं, अफ्रीकन में भी जो सहारा डेजर्ट है वहाँ पर, उसके जो ये सहारा डेजर्ट है उसके साउथ में जो लोग, जो पीपल्स रहते थे उनको कहते हैं नीग्रोज। बट ये नाम जो है वो ज़्यादा कॉमन यूज़ के लिए नहीं लिया गया, मतलब कुछ दिनों बाद इसका यूज़ ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एमेंसिपेशन था जो भी फ्रीडम के लिए, सॉरी यहाँ पे फ्रीडम होना चाहिए था, फ्रीडम, जो भी हमारी फ्रीडम पाने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए जो भी एक्ट किए गए, लाइक वॉर या फिर कुछ भी जाके जो वर्साइल पैलेस के आगे जो भी किया गया हो, या फिर जो प्रिजन था वो तोड़ दिया गया हो, तो जो जितने भी एक्ट किए गए वो एमेंसिपेशन कहलाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डायरेक्टरी। तो मैंने बताया था कि नेशनल असेंबली के बाद, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद डायरेक्टरी भी बनी थी। तो डायरेक्टरी में बेसिकली 5 लोग होते थे, 5 पर्सन्स। तो ये 5 पर्सन्स क्या करते थे, इन्होंने राजशाही के विरुद्ध एक अपनी टीम बनाई थी जिसमें कि 5 लोग मिल के एक फैसले तक पहुंचते थे। इसमें इन्होंने ये बोला था कि जैसे जैकोबिन क्लब हो गया, मेन जो क्लब हैं, क्लब खेलते थे ये लोग, तो वो क्लब जैकोबिन क्लब हो गया, उसमें ऐसे ही एक डायरेक्टरी बनी जिसमें कि किसी एक राजा का फैसला, एक मोनार्क का फैसला मानने से मना कर दिया गया और बोला कि हम अपना, मतलब जैसा हर एक स्टेट के लोग लिए गए, अपना अपना उन्होंने रखा, अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया कि हमारे स्टेट में ये प्रॉब्लम है, हमारे स्टेट में ये प्रॉब्लम है। तब सबको लेके एक 5 चीज़ों को लेकर 5 लोग एक फैसले पे पहुंचते थे और वो फैसला माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये हो गया, किसी एक लोग के अंदर, एक लोगों के पास पूरी पावर नहीं रहेगी, पावर डिवाइड होगी, ये सब इन लोगों ने बोला। फिर आ जाते हैं हम लोग द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक, एक सेकंड, नेक्स्ट पेज पे, एंड रिपब्लिकन वुमेन। तो इसका मतलब है ये एक पूरा इतना बड़ा, जितना आपने देखा, ये क्लब था, लाइक 1 सेकेंड, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, यहाँ तक ये क्लब के नाम, ये क्लब का नाम था यहाँ तक। ओके, और ये एक फेमस वुमेन क्लब था वहाँ की वुमेन्स के लिए, क्योंकि देखो जब वुमेन्स को पावर नहीं दी गई, उन्हें पैसिव सिटीजन माना गया, वो भुखमरी का शिकार हो रही थी, सब कुछ देखा कि हाँ मेंस को तो राइट मिलते जा रहे हैं पर वुमेन्स के लिए और स्लेव्स के लिए कोई राइट नहीं बनाया गया, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो पे बताया था। तो वो वुमेन्स जो थी वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गई और लगभग 7000 महिलाएं इकट्ठी हुई और उन्होंने वर्साइल पैलेस के सामने जाकर वो किया, जो हम लोग करते नहीं आजकल, आंदोलन कर देते हैं या फिर कुछ भी, वो बैठ गई वहाँ पर जाकर, धरना दे दिया उन्होंने कि आप भाई देखो, चल आप यहाँ पे महलों में बैठी हो, ब्रेड खा रही हो। और उस टाइम एक अफवाह भी फैली थी कि पूरे देश में, पूरे कंट्री में कुछ भी नहीं है, बट जो वहाँ की रानी है, राजा हैं, वो आराम से खा पी रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे भंडार किया हुआ है उन्होंने, सामान का, ब्रेड का, खाने पीने का, अनाज का। तो ये एक अफवाह थी बेसिकली, बट लोग तो हो ही गए भाई, लोग तो लोग हैं, उनको भड़क गए वो लोग गए वहाँ पर और उन्होंने बोला कि आप चल के पेरिस में, आप, क्योंकि उनका मेंशन पैलेस से काफ़ी दूर था, वो लोग शांति में रहते थे, देखते पेरिस से, क्योंकि वो देखते नहीं थे कि जनता क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो अपने ज़िंदगी में मस्त रहते थे।
इसलिए वो उन लोगों ने बोला चल के कि आप वर्साइल में रहते हो, पेरिस से इतना दूर रहते हो, आप लोगों को पेरिस की कोई सिचुएशन पता नहीं है कि लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, आप जाकर पहले वहाँ पे रह के देखिए, लोगों की सिचुएशन समझिए, तब आप लोगों को पता चलेगा कि क्या है। तो बेसिकली फिर वुमेंस ने अपने राइट के लिए लड़ना शुरू किया, तभी तो जाकर लास्ट में वुमेंस को इतनी पावर मिल पाई कि वो एजुकेशन मतलब क्वालिफाइड हो सकें, अपने आप से मैरिज कर सकें या फिर कुछ और उनको, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने मेहनत करी थी वुमेंस ने, और ये इस क्लब ने उनकी मदद करी थी, हेल्प करी थी। अब आ जाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट पे। तो नेपोलियन बोनापार्ट तो आप लोगों को पता ही है, 1804 में उन्होंने अपने आप को एम्परर घोषित कर लिया था फ्रांस का। उन्होंने बोला कि मैं एम्परर हूँ, और जो कि फ्रेंच के लिए काफ़ी हद तक ठीक था, अच्छा था। बट एक डिक्टेटरशिप आ गई मिलिट्री की, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो पाए थे इनके आने से, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो चेंज आया ही था, क्योंकि इन्होंने 3 वो विंग्स बनाए थे अपने, ओके। और इनके टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पूरे यूरोप में इनका टेरर हो गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉर करते थे और बहुत सारी वॉर्स में इन्होंने विक्ट्री भी हासिल की थी। बट फिर भी तो इससे क्या हुआ कि यूरोप में इनका बहुत ज़्यादा टेरर हो गया। बट कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, देखो जब कोई ऊपर जाता है तो नीचे ज़रूर आता है, ये होता है ना। तो कुछ टाइम के बाद ये हुआ कि इन्होंने एक वॉर की, वाटरलू की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वाटरलू की वॉर में नेपोलियन बोनापार्ट डिफीट हो गया था। मतलब जो वाटरलू का युद्ध था 1814 में हुआ था, जो कि 1814 या 1815 में, सॉरी 1815 में वॉर हुआ था। उसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था बहुत बुरी तरीके से, और उसको कैदी बना लिया गया था, और फिर उसको अपना पूरा लाइफ स्पेंड करने के लिए एक प्रिजन में डाल दिया गया। कहाँ के प्रिजन में? बहुत स्मॉल आइलैंड था हेलेना, ये एक बहुत ही स्मॉल से आइलैंड हेलेना में उसको कैदी बना लिया गया, और पूरा जीवन उसने अपना वहीं काटा, और 1821 में उसकी मौत हो गई। फिर उसके बाद आते हैं लुई 16। तो लुई 16 आपको पता है एक डेस्पोटिक मोनार्क था, वो मतलब राजा था, जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता ही चुकी हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड रिफॉर्म्स नहीं ला सका, जिसके इंटेंशंस अच्छे थे बट वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता था, क्योंकि अपनी बीवी में बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। अब अगला देखते हैं कि शायद मैं ये पूरा पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप वो पार्ट देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अब नेक्स्ट आते हैं मीर बाऊ या मीर बेऊ। तो ये क्या बोलते हैं, एक नोबेल फैमिली में बॉर्न हुए थे, और इनकी मतलब बहुत ही ज़्यादा ये प्रिविलेजेस को मानते नहीं थे कि फ्यूडल लॉर्ड्स को प्रिविलेज देनी चाहिए और लोगों को नहीं। तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक्शन लिया। इन्होंने कई सारे स्पीचेस दिए, जो क्या बोलते हैं, वर्साइल पैलेस के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, कुछ क्राउड इकट्ठी हुई थी, क्राउड असेंबल्ड एट वर्साइल। जो वर्साइल के पास जो लोग इकट्ठा हुए थे वर्साइल पैलेस को तोड़ने के लिए, उनको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड स्पीच, इन्फ्लुएंस्ड स्पीच दी थी इन लोगों ने, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। अब आ जाते हैं एबेसियस एक प्रीस्ट थे, जिन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली पैम्पलेट लिखा, इन्फ्लुएंस्ड पैम्पलेट लिखा, जिसको कहा गया व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट है क्या। आखिर इसके जो लोग नहीं जानते थे थर्ड स्टेट को, मेनली उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते थे, उसके लिए इन्होंने एक पैम्पलेट बनाया। बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था वो, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था। तो उन्होंने इसमें बोला कि बताया कि थर्ड स्टेट आखिरकार है क्या, लोग कैसे थर्ड स्टेट में रह रहे हैं। फिर अब आ जाते हैं जैन जैकब रूसो मतलब बहुत ही अच्छे फ़िलासफ़र थे, मेनली कहा जा सकता है इन्हें, फ़िलासफ़र थे ये, जिन्होंने एक गवर्नमेंट का फॉर्म प्रपोज़ किया। मतलब इन्होंने बताया कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। इनकी एक बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट,
अपनी बुक में। ये रही उनकी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये बुक्स ज़रूर पूछी जा सकती है, आप लोग प्लीज़ बुक्स को ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा कि कौन सी बुक किसने लिखी। तो रूसो ने लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने बताया कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसका कॉन्ट्रैक्ट पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव, और देखो जैसे पीपल्स हैं, हम हैं, और हमें जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस इन दोनों और जो गवर्नमेंट है जो बननी चाहिए इनके और इनके बीच। जैसे एक तरफ है पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और एक तरफ है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का सीधा कॉन्ट्रैक्ट पीपल के साथ भी होना चाहिए और उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी होना चाहिए। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो अब आ जाते हैं हम लोग देखते हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू है, इन्होंने भी बुक लिखी, तो द स्पिरिट ऑफ लॉज, एक नियमों की जो स्पिरिट होती है वो वाली बुक लिखी इन्होंने बताया कि जो पावर है वो डिवाइड होनी चाहिए, पावर का डिवीज़न होना चाहिए। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की जो पावर है उसका, ये एक सेकेंड, गवर्नमेंट की पावर का डिवीज़न होना चाहिए किस किस के बीच में? लेजिस्लेटिव मतलब कार्यपालिका जो होती है, एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और जुडिशरी न्यायपालिका। अरे जैसे हम लोगों की है, हम लोगों का क्या है, एक क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट है, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली है और एक जुडिशरी है। तो वैसे ही सेम इन्होंने मतलब एक दिया, जिससे कि बहुत शायद हम लोगों का देश भी इसी से इन्फ्लुएंस्ड है। तो इन्होंने ये बोला कि अपनी बुक में द स्पिरिट ऑफ लॉज ऐसे होने चाहिए जिसमें कि पावर का डिवीज़न हो लेजिस्लेटिव के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक भी ऐसे ही थे, इनकी बुक है टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, ये इनकी बुक है। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया लोगों को और मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया सब कुछ। तो ये भी इनकी बुक भी सबकी बुक्स याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ कि ये रहे रूसो की बुक रही, एक सेकेंड, रूसो की बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मैं दिखा भी देती हूँ, ये रही रूसो की बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और मॉन्टेस्क्यू की बुक आ गई आपकी द स्पिरिट ऑफ लॉज। उसके बाद जॉन लॉक की बुक आ गई आपकी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की दो संधियां। अब आ जाते हैं हम लोग, हाँ, कीमस गिरा। अब आ जाते हैं कैमाइल डेमोलिन या कैमील डेमोलिन, कुछ भी बोल सकते हैं। कैमाइल, कैमलिन तो सॉरी एक ब्रांड होती है, एक कैमील, ओके, कैमील डेमोलिन। तो कैमील डेमोलिन बेसिकली एक जर्नलिस्ट था और पॉलिटिशियन भी था। दो चीज़ें, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, जिसने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ये था रॉबिस्पेयर, मैक्सिमिलियन द रॉबिस्पेयर का दोस्त था, ये चाइल्डहुड फ्रेंड था उसका, मैक्सिमिलियन द रॉबिस्पेयर का। ओके, इतना समझ में आ गया। कैमील डेमोलिन एक बहुत ही अच्छा जर्नलिस्ट था और पॉलिटिशियन भी था, जिसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और ये मैक्सिमिलियन द रॉबिस्पेयर का चाइल्डहुड फ्रेंड था। अब आ जाते हैं मर्सिलेज। मर्सिलेज में क्या है, जो मर्सिलेज है वो फ्रांस का नेशनल एंथम है। मर्सिलेज फ्रांस का नेशनल एंथम है। जैसे हम लोगों का नेशनल एंथम क्या है, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा आप लोगों को तो गलत है ये। तो हम लोगों का जैसा नेशनल एंथम है वैसे ही फ्रांस का भी नेशनल एंथम है मार्सिलेज। और इसके बारे में और बताती हूँ मैं आपको। जो नेशनल असेंबली थी, मेनली सबसे पहले तो नेशनल असेंबली बनी थी आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो जो नेशनल असेंबली थी उसने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध के अगेंस्ट अप्रैल 1792 में एक
वॉर डिक्लेयर कर दिया था कि हम लोगों को ऑस्ट्रिया और प्रूशिया से एक वॉर करना है। किससे? नेशनल असेंबली ने किया ऑस्ट्रिया और प्रूशिया से अप्रैल 1792 में एक वॉर डिक्लेयर, एक युद्ध डिक्लेयर किया, जिसमें बहुत सारे हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स, सैनिकों की भीड़ इकट्ठा हुई ये आर्मी ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, नेशनल असेंबली ने एक युद्ध डिक्लेयर किया, घोषित किया ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के विरुद्ध अप्रैल 1792 में। और इन्होंने बोला कि इसमें भर्ती, इस आर्मी, क्योंकि अब युद्ध हो रहा है तो हम लोगों को आर्मी चाहिए, तो इस आर्मी में भर्ती होने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक वॉलंटियर्स आए। उन्होंने, उन वॉलंटियर्स ने इस जो ये वॉर हुई थी, वॉर जो प्रपोज की थी नेशनल असेंबली ने, उसको मान लिया कि जो लोगों की लड़ाई है, ये वॉर नहीं है सिर्फ ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के अगेंस्ट, ये है लड़ाई लोगों और राजा के बीच में, कि लोग हैं, नॉर्मल पीपल्स हैं, और राजा है, उनके बीच में ये लड़ाई थी। उन लोगों ने ऐसे मान लिया, राजा और जो वो एरिस्टोक्रेट्स हैं, एरिस्टोक्रेट्स मतलब सामंत, फ्यूडल लॉर्ड्स, तो राजा और फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को हराने के लिए के विरुद्ध ये लड़ाई है थर्ड स्टेट की। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, लोगों ने बोला हमें भी आर्मी में ले लो, हमें भी ले लो, कई सारे वॉलंटियर्स आए। तो ये बेसिकली एक पैट्रियोटिक सॉन्ग बना इन लोगों के लिए, देशभक्ति का सॉन्ग। तो देशभक्ति का सॉन्ग बना मार्सिलेज, जिसको कंपोज किया रूगे दे लिल ने, इसको बोलेंगे रूगे दे लिल। तो ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि जो मार्सिलेज था वो क्या था। तो नेशनल एंथम था, किसने कंपोज किया? रूगे दे लिल ने कंपोज किया। तो किसके अगेंस्ट वॉर नेशनल असेंबली ने छेड़ी? तो ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच में। और ये जो नेशनल एंथम था वो किसने गाया और कब गाया? जो मार्साइल्स थे, जो कि मार्सेल्स थे, जो वहाँ के जो लोग थे उनको मार्सेल्स कहा जाता था। तो जो मार्सेल्स थे, वॉलंटियर्स थे मार्सेल्स के, वॉलंटियर्स ऑफ मार्सेल्स, उन्होंने पेरिस की तरफ मार्च करते टाइम, पेरिस की तरफ जब वो जा रहे थे मार्च करते टाइम, उन्होंने ये नेशनल एंथम गाया था। तब से इसको, ये पैट्रियोटिक सॉन्ग था और तब उन्होंने एज अ पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया था, बट बाद में इसको नेशनल एंथम डिक्लेयर कर दिया गया। अब आ जाते हैं जैकोबिन क्लब पे। जैकोबिन क्लब के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट मैं स्लाइड ऐड करना भूल गई थी, तो मैं इसमें बता देती हूँ आप लोगों को कि जैकोबिन क्लब है क्या। तो जैकोबिन क्लब एक ऐसा क्लब है जिसमें कई सारे लोग होते थे, हाई सोसाइटी से, हाई प्रोफाइल सोसाइटी से लेकर के सारे, एक क्लब था, एक ग्रुप था। तो हाई सोसाइटी लोगों से के मेंबर्स से इसमें स्मॉल शॉपकीपर्स भी थे, आर्टिसंस मतलब कारीगर भी थे, सच एज शू मेकर जूते बनाने वाले, पेस्ट्री कुकर पेस्ट्री कुक करने वाले, वॉच मेकर्स, और इसमें प्रिंटर्स थे, एज वेल एज सर्वेंट्स भी थे इसमें, और डेली वेजेस वर्कर्स, इसमें डेली वेज के वर्कर भी थे, सब कोई था। मतलब आपने देख लिया थर्ड स्टेट के सारे लोग थे, थर्ड स्टेट के बड़े से बड़े एजुकेटेड लोग के साथ साथ सारे छोटे से छोटे लोग भी इसमें शामिल थे। जैकोबिन क्लब था ये, जिसका जो लीडर था, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका लीडर था मैक्सिमिलियन द रॉबेस्पियर, और ये उनका लीडर था। बट इसमें भी लोग, मैंने बताया था पिछली स्लाइड में कि लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाए थे, उनको लगा कि उनकी पावर्स जो हैं वो जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को मिल रही हैं, बट मिडिल क्लास में भी अपर मिडिल क्लास वालों को, ऑफिसर्स को, लॉयर्स को, उनको पावर्स मिल रही है, नीचे वालों का कुछ नहीं हो रहा, लोअर मिडिल क्लास का कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए लोग थोड़ा घबरा गए, उन्होंने फिर से क्रांति करने की कोशिश की। इसी के साथ स्लाइड एंड होती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और आपके लिए ये यूज़फुल है या नहीं, और वो ये ज़रूर बताइए कि इंडिया का नेशनल एंथम था क्या। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।